हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फिजिक्स क्लासेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सेकंड पार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। और आज हम देखेंगे जो भी पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है उसको भी देखेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देन उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एंड इस चैप्टर को एंड की तरफ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? सो इजीली पढ़ाई करेंगे। इजीली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैसे इजी वे में चलते चलेंगे। आपके सर पे भी पेड़ उग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैं पहले बता देता हूं, जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल्स पे जा सकते हैं। वहां पर आप टाइप कीजिए यूट्यूब पे पढ़ ले 11th एंड वहां पे आपको इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। चलिए, बिना देर किए, बिना किसी देरी के हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है। इतने सारे टॉपिक्स थे जो कि हमें कवर करने थे और उसमें हमने सबसे पहले इलास्टिसिटी देखा था। देन हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, फिर स्ट्रेन के बारे में देखा। देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो क्या होता था, ई होता था, ई से डिनोट करते थे। वो क्या होता था? रेशियो होता था। और ये किस चीज में आया था? हुक्स लॉ। याद है बच्चों, हुक्स लॉ हमने पढ़ा था। हुक्स लॉ में क्या था? उसने क्या बोला था? स्मॉल डिफॉर्मेशन। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए उसने बात किया था। स्मॉल डिफॉर्मेशन तभी स्ट्रेस स्ट्रेन के बराबर था। और आज मैंने बताया था कल आपको कि हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या, कि उसने ऐसा क्यों बोला था स्मॉल डिफॉर्मेशन। वो आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ये पढ़ने वाले हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देन उसके बाद किसी एक वायर को स्ट्रेच करने में उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है वो भी आज हम देखेंगे। देन उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पॉइजन्स रेशियो, और इसके बीच में हम इनके न्यूमेरिकल्स भी करते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे जो मैंने कल आपको दिया था। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में आंसर्स आए हैं इसके, मैंने इसका एरिया नहीं दिया था। तो बेसिक बात है, किसी बच्चे ने ट्राई किया या नहीं वही मायने करता है। कुछ भी एरिया मान सकते हो आप। इसका A1 भी ले सकते हो एरिया, है ना। A1 ले लो, इसका A2 ले लो, है ना, या दोनों का A मान लो, इसका A मान लो, इसका भी A मान लो, है ना। कुछ भी मान के आप कर सकते थे इसको, अगर आप ट्राई कर सकते थे। तो जिन बच्चों ने इसका ट्राई किया है बहुत बढ़िया, उनको वेल डिजर्विंग बच्चे हैं वो लोग। और जिसने नहीं किया है आई होप आप नेक्स्ट टाइम से उसको ट्राई बिल्कुल करेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बच्चों, ये 2 kg का मास है और ये 6 kg का मास है। ये हमारा लटका हुआ है किससे? एक वायर से। हम मान लेते हैं इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। ठीक है, लेंथ हमें दी हुई है दोनों वायर्स की। अब मुझे एक चीज बताइए, इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा क्या 20 kg के मास की वजह से लगेगा? ये कॉपर का वायर है, स्टील का वायर है। तो हम इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या लगेगा? जल्दी देखिए, ये 2 kg का है, इस पे नीचे 20 न्यूटन फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से लगेगा। और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा इस वायर में, Fr, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये कॉपर वाला है, ये कॉपर, FrC आया। और इसमें क्या आएगा? इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम डायरेक्टली यहां देख लीजिए आप, इसमें टेंशन T1 आता था मान लीजिए, तो इधर से T2। टेंशन क्या होता था? अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द मास। इसका एरो ऊपर, इसका एरो नीचे। और इसके लिए दूसरा वायर दूसरा टेंशन, सेम वायर सेम टेंशन, सेम वायर सेम टेंशन। इसका भी टेंशन T1 होगा। ये क्या है हमारा? T1 होगा। ठीक है, ये भी T1, ये भी T1, और ये नया वायर तो नया टेंशन। ठीक है बच्चों, समझ आया? फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये T1 है, इसी को मैंने FrC होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ आ रहा है? और ये C क्या है? कॉपर के वायर के लिए रिस्टोरिंग फोर्स आया। ठीक है, तो क्या ये बॉक्स कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम पर है। तो यहां से क्या लिख दोगे आप? FrC की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई? 20 न्यूटन। क्लियर है? इस 6 kg के मार्क्स के लिए आप क्या करोगे? जल्दी से देखिए, ये रहा 60 न्यूटन नीचे लगेगा जो कि ग्रेविटी की वजह से लगेगा। एंड ऊपर की तरफ क्या लगेगा? Fr, रिस्टोरिंग फोर्स। किसकी वजह से? स्टील की वजह से। ठीक, एंड नीचे एक रिस्टोरिंग फोर्स और है T1 जो कि टेंशन है, वो भी इसको नीचे पुल करेगा। कितने से करेगा? FrC, कॉपर वाला है ये, T1 है। समझ आया? FrC। अब इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स बताइए हमें जल्दी से। इसके लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे तो क्या बताएंगे कि नेट फोर्स 0, बॉक्स हमारा कहीं जा नहीं रहा है, तो क्या लिख दोगे यहां से? FrC, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर। FRS इक्वल्स टू FrC प्लस 60। एंड FrC की वैल्यू आपको पता है कितना है? 20 न्यूटन। सही है, तो यहां से आप लिख सकते हो FRS कितना आ जाएगा आपका? 20 प्लस 60, 80 न्यूटन। क्या ये क्लियर हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ बचा हमें, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेंथ के अलॉन्ग इलॉन्गेशन दिखा रहे हैं, गामा दिया हुआ है। गामा बच्चों कैसे बताया था मैंने याद करने के लिए? गामा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कवर है? बिल्कुल सही, क्लियर है। चलो, तो यहां से हम स्ट्रेस क्या बोलते थे? रिस्टोरिंग फोर्स, Fr अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
एंड स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए इसमें चेंजेस मान लीजिए क्या मान लो, डेल्टा एल, और ये किसका वायर है, किसके लिए बात कर रहे हो, मान लीजिए अभी हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो सी लिख देंगे, ठीक है, डेल्टा एल सी, इसमें कितना चेंजेस हुआ, और इसकी इनिशियल लेंथ ये रही 1 मीटर, ठीक है, समझ आया। तो इसके लिए हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एफ आर एल अपॉन ए डेल्टा एल सी, ये हमारा गामा आ गया। तो क्या यहां से हमारी चेंज इन लेंथ आ जाएगी, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ आर एल, ये भी सी होगा, अपॉन ए गामा। क्लियर है, बिल्कुल समझ आया अच्छे से, ठीक है। ऐसे ही इसका भी निकलेगा, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख दूं, इसके लिए चेंज इन लेंथ कितनी होगी, स्टील वाले के लिए डेल्टा एल एस इक्वल्स टू एफ आर एस एल अपॉन ए गामा। बिल्कुल समझ आया। चलो अब दोनों का एलोंगेशन ही तो नेट एलोंगेशन होगा, तो नेट एलोंगेशन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो क्या है, वो आएगा हमारा ये नेट एल नेट क्या हो जाएगा, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल क्या स्टील वाला आ जाएगा, बस खत्म, दोनों को ऐड कर दो। अब एक चीज जल्दी से देखो, यहां पर जो एफ आर सी दिख रहा है, एफ आर सी की वैल्यू कितनी है, 20 कर दो। कॉपर के वायर की लेंथ कितनी है, हमें 1 दिया हुआ है, इंटू 1, एरिया मैंने ए माना हुआ है, दोनों का कॉमन ए लिख दिया, और यहां पे गामा की वैल्यू कितनी दी है, हमें कितनी दी है, ये देखो ये दिया है, ठीक, 10 की पावर 11। क्या सेम इसके लिए लिख सकते हो आप, स्टील के लिए कितना फोर्स कितना लग रहा है, ये देखिए जल्दी, यहां लिखा हुआ है, ये रहा न्यूटन में, 80 न्यूटन, इंटू इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, एरिया ए माना है कॉमन, और इसका गामा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर 11। क्या आप इसको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से यहां मैं जल्दी से कैंसिल आउट कर दूं इन दो चीजों को, कौन सी दो चीजों को, ये देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, यहां से आपके पास क्या आ गया 80 अपॉन ए 10 की पावर 11। इन दोनों को ऐड कर देना, आपका नेट आंसर आ जाएगा। किसको ऐड करना है, एक इसको ऐड कर देना एंड इसको ऐड कर देना। क्या क्लियर हुआ बच्चों, इन दोनों को इधर रखना पहले, इधर एंड इधर, देन जो ऐड करेंगे जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या समझ आया, बिल्कुल क्लियरली समझ आया। आगे बढ़े, चलिए तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है, ठीक है। और ये कर्व को पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता दूं, ये हर मटेरियल का अलग होता है, हर मटेरियल का अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर मटेरियल का अलग गामा होता है, हर मटेरियल का अलग गामा होता है। किसी भी मटेरियल का सेम गामा नहीं होता है, वो किसी पे लेंथ पे या उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है इतनी लेंथ का अपना कॉपर का वायर है तो उसका गामा कुछ और होगा, इस लेंथ का वायर है तो कुछ और होगा, रेडियस कुछ और है तो कुछ और होगा, नहीं होता, सबका गामा सेम होता है। तो हर मटेरियल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ग्राफ होता है। तो ये नॉर्मल जिस टाइप का ग्राफ आता है किसी मटेरियल की हम बात करें तो वो इस टाइप का कुछ आता है। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया स्ट्रेस और स्ट्रेन का। एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था, उनने क्या किया था, इसी ग्राफ को पलट के दे दिया था, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन बना दिया था और स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बना दिया था। आधे बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि वो रट के गए थे। समझ आया। चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं इस चीज को और समझेंगे, बिल्कुल प्रॉपरली समझेंगे कि ये ग्राफ कैसे आया, ठीक है, इसको बिल्कुल दिमाग में डालेंगे। और जैसे ही ये चीजें आपको क्लियर होंगी आपको और अच्छी फील आएगी, इलास्टिसिटी क्या है, और अच्छा फील आता जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगेगा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं हम आज क्लास को। सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास का यही है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मान लो एक मेरे पास वायर है, ठीक है, एक वायर है या कोई भी एक मटेरियल मान लीजिए, और इस मटेरियल को मैं ऐसे पकड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या बोला था, हुक्स लॉ आपको याद है, उसने क्या बोला था, फॉर स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स या फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, अगर मटेरियल में थोड़ा डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता था। ये वही एरिया है बच्चों, ये एरिया वही है। ये O से लेकर A तक का जो एरिया है ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, कैसे, देखो ये O से लेके A तक का जो एरिया है, क्या यहाँ पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन और स्ट्रेस इक्वल दिख रहा है, प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। यहां पे लिखता हूं मैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या क्लियर है ये चीज,
ये आपको ये प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है? कैसे? जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन आता जाएगा उसमें। कैसे आएगा? मान लीजिए आपने स्ट्रेस लगाया, आपने उसको डिफॉर्म करने के लिए एक फोर्स लगाई, तो उसमें क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा, और उसकी वजह से वो डिफॉर्म भी होता चला जाएगा। तो कितना होगा? कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, है ना? तो प्रोपोर्शनैलिटी से चेंज हो रहा है, मतलब जितना अब स्ट्रेस आ रहा है उसमें, कैसे आता है स्ट्रेस? कैसे आता है? जब आप उसको डिफॉर्म करना चाहते हो उतना ही उसमें स्ट्रेन आता जाता है ना? तो यहां तक क्या होता है ना, ये प्रोपोर्शनल की तरह बढ़ते हैं। कैसे? ये और इसके इक्वल होता है, ठीक? तो यहां से क्या लिख सकते हो? ए पॉइंट हमारा है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है? कौन सा है ये पॉइंट? ए पॉइंट। इसको मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे, ए और बी में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए ओ से ए का रीजन, या ए पॉइंट जो है मेरा वो क्या है? यहां तक ओ से ए तक का प्रोपोर्शनल भी है, वो दिख रहा है आपको, प्लस ए पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। समझ आया? ठीक है। तो सर मान लिया आपकी बात कि अगर थोड़ा सा हम उसको फोर्स लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब तक ओ से ए तक है वो एक प्रोपोर्शन में बदलता है, ठीक है? अब बात करते हैं बी पॉइंट की, कि बी पॉइंट क्या है सर? ए से जब बी की प्रोसेस होती है, आप अब क्या कर रहे हो? थोड़ा और स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस कैसे आएगा? जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, ठीक है? इसका मतलब आपने थोड़ी फोर्स और बढ़ाई, तो आपने ये देखा कि हाँ बदल तो रहा है, हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेन तो आ रहा है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमने तो एक चीज और नोटिस कर ली कि ए से बी की जो प्रोसेस है उसमें स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो नहीं है। क्या है? नहीं है। देख लो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या सिस्टम है, क्या इस समय स्ट्रेन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बस प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, ठीक? तो समझ आया? ओ से ए का ऐसा पॉइंट है जो वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, और ए से बी की प्रोसेस में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज और सुनो मेरी बात, ओ से ए का जो रीजन होता है वो इलास्टिक रीजन आ रहा है, बिल्कुल पूरा ध्यान लगा के। ओ से बी का जो रीजन होता है वो इलास्टिक रीजन होता है। इलास्टिक रीजन का मतलब समझे? नहीं समझोगे, मैं बताता हूं। ओ से लेके बी तक में आप जितनी भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना है लगा लो, उससे क्या होगा कि जिस टाइम आप ये फोर्स को छोड़ोगे ना, तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा मटेरियल। ये होता है, और ये कब तक होता है? बी तक होता है। और बी क्या है हमारा? इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं इसको। समझ आया? ऐसा केवल और केवल बी तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद जब आप फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ अलग कहानी है। तो अभी तक आपने क्या देखा? ओ से एक में प्रोपोर्शनैलिटी से बढ़ता है और ए से बी में प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। लेकिन ओ से बी तक की प्रोसेस में कभी भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ देते हो तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। समझ आया? मटेरियल अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। ठीक है सर, हमने आपकी बात मान ली। अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे? जैसे ही हम बी पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि बी से एक सी का पॉइंट आ रहा है। आप इसमें क्या कर रहे हो? आप स्ट्रेस ज्यादा लगा ही नहीं रहे हो, फिर भी स्ट्रेन आता जा रहा है, दिख रहा है? आता जा रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। अब ये प्रोसेस हम इस फेज में घुस चुके हैं, मतलब मानते हैं दो प्रोसेस के बीच में घुसना, वही प्रोसेस है। ऐसा हो गया है कि मान लो एक मेरे पास किसी लेंथ का वायर है और मैंने उसको स्ट्रेच किया, कितना? 5 सेंटीमीटर। हमने उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया, देन मैंने उसको 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए जो मेरे को डिफॉर्मिंग फोर्स लगी मैंने लगाई, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया वहां पर। पता है क्या होगा? अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। आएगा? पूरी तरह नहीं आएगा। 5 सेंटीमीटर जो हमने इसको स्ट्रेच किया उसमें से मान लो 2 सेंटीमीटर ही वो वापस आया और 3 सेंटीमीटर उसमें एक डिफेक्ट रह गया, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा उसमें। कितने का? 3 सेंटीमीटर का। कुछ समझ आया? इसको हम पार्शियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। पार्शियल कैसे बोल सकते हो? कि पूरी तरह से नहीं चेंज हुआ, कुछ ना कुछ आया, है ना? 5 सेंटीमीटर हमने खींचा और उसमें आया कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर वापस आया, 3 सेंटीमीटर नहीं आया। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? बी से सी का रीजन कैसा रीजन है? इसको आप क्या बोलोगे? क्या डिनोट करोगे? बताओ। बी से सी का जो रीजन है हमारा, उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है या पार्शियल स्ट्रेन आ रहा है। तो बी से सी के रीजन को आप बोल सकते हो
पार्शियल स्ट्रेन। ये मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको समझ में रहे कि पार्शियल स्ट्रेन क्यों बोला है। वो समझ आया? मान लो 10 से खींचा आपने, 8 वापस आ गया, 2 सेंटीमीटर वापस नहीं आया, फिर क्या करोगे? तो पार्शियल स्ट्रेन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस जैसे ही होती है ये बी से सी की, आप कहां पर आओगे? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर आते ही पता है स्टोरी बदल जाएगी। कैसी बदल जाएगी भाई? जितना चेंज करोगे, जितना फोर्स लगाओगे, उतना स्ट्रेन आता जाएगा। 5 का लगाओगे, इतना फोर्स लगाओगे, 5 सेंटीमीटर चेंज हो गया, उतना ही चेंजेस उसमें परमानेंट हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सी से डी का रीजन क्या है? सी से डी का रीजन में क्या आ गया? एक क्या आ गया? एक इफेक्ट आया, वही तो स्ट्रेन होता है। तो यहां पे क्या बोलोगे? एक परमानेंट स्ट्रेन आ गई। बोलो, समझ आ रहा है? सर हम कैसे बोल सकते हैं? आप ही तो पढ़ा रहे हो, रिकॉर्डेड। अच्छा ठीक है, आओ चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ अपनी कहानी पे। सी से डी पर आए। इसको देखो, कुछ लिख रखा है मैंने यहाँ पर। क्या लिखा है? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये दिख रहा है प्लास्टिक रीजन या प्लास्टिक बिहेवियर, और एक इलास्टिक बिहेवियर भी लिख रखा है। ये आपने पहले ही देख लिया होगा। इसको प्लास्टिक बिहेवियर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मुझे बताओ, थोड़ा सोचो। प्लास्टिक क्या होता है मुझे बताओ? जैसे एक बॉल है प्लास्टिक की, या कुछ एक मटेरियल होता है, उसको आप खींच दोगे तो क्या होगा? क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस आता है? नहीं आता है ना? तो वही है ये प्लास्टिक। समझ आया? तो इस सी से डी में भी क्या हो रहा है? मटेरियल एक ऐसी पोजीशन या ऐसे फेज में एंटर कर चुका है कि वहां पे जितना भी आप उसको फोर्स लगाओगे, उसमें जितना भी आप स्ट्रेन लाने की कोशिश करोगे, पूरा का पूरा उसमें चला जाएगा। मान लो आपने 7 सेंटीमीटर खींचा, 7 सेंटीमीटर ही चेंज आ जाएगा, इसीलिए परमानेंट स्ट्रेन है। अब बच्चों यहां से हम जब बात करेंगे ना डी पॉइंट की, ये डी पॉइंट क्या होता है? डी पॉइंट होता है हमारा ब्रेकिंग स्ट्रेस। नाम से ही समझ आ गया होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब क्या है। अरे डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि आप जितना आप सी से डी तक तो आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही वो स्ट्रेन में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब परमानेंट इफेक्ट आता जा रहा है, स्ट्रेन में चेंजेस आते जा रहे हैं। 5 सेंटीमीटर तो 5, लेकिन डी पॉइंट ऐसा है, अगर उस पॉइंट तक आके आपने उसको थोड़ा भी फोर्स और दिया ना, टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा। समझ आया? अब मेरी बात सुनो, फिर आप कहोगे सर यहाँ पे वायर ही टूट गया तो ये पॉइंट कैसे आया? बिल्कुल सही बात है, बात तो आप सही करते हो और पते की करते हो ना। इसको अपन बोलते हैं रप्चर पॉइंट या रप्चर बोलते हो। ठीक है, चलो ई पॉइंट पता है कैसे आया? एक चीज बताओ, आपने क्ले देखी है? क्ले बचपन में सबने देख रखी होगी यार, स्कूल से चुराया करते थे यार। मैंने खुद विंडोज पे लगी रहती थी स्कूल्स में, वहां से निकाल निकाल के खेलते थे उससे। समझो बात को, आओ हमारी पढ़ाई करते हैं। तो क्ले जो होती थी ना, उससे अपन क्या करते थे, जैसे मान लो जब मोटा है उसको अपन एक मोटा सा बना के रखते थे, फिर उसको थोड़ा सा खींचते थे, तो ये प्रोसेस होती थी ओ से ए तक, है ना? हल्का सा थोड़ा चेंज किया, थोड़ा चेंज, फिर उसके बाद ओ से बी तक क्या प्रोसेस आती थी? थोड़ा खींचते थे, ज्यादा स्ट्रेन आ जाता था, लेकिन आप छोड़ देते थे तो अपनी जगह पे आ जाती थी वापस। बी से डी तक आपने क्या देखा? बी से, क्या मैं इस पूरे रीजन को भी प्लास्टिक रीजन बोल सकता हूं? बी से डी का ये वाला, ऑब्वियसली हाँ, पार्शियल स्ट्रेन आ रहा है बी से सी में, बी से सी में ये पार्शियल स्ट्रेन आ रहा है, बट स्ट्रेन तो आ रहा है ना, तो उसको ये प्लास्टिक रीजन में लूंगा ना? बिल्कुल लूंगा। ठीक, तो अब जब क्ले को खींचते जाते हो तो उसमें भी एक टाइम आता है कि जितना खींचोगे उतना स्ट्रेन आ जाता है। लेकिन क्या आपने एक चीज देखी है? ध्यान करो जल्दी से, या आटे की लोई या क्ले, किसी को भी देखो आप, एक टाइम आता है खींचते जाते पतला हो जाता है, और एक टाइम आता है डी पॉइंट, अगर आप यहां पर भी आकर अपनी फोर्सेस को रोक दो तो भी वो बहता चला जाता है। समझ रहे हो? अगर डी पॉइंट तक आप इतनी फोर्स लगाते गए कि आप डी पॉइंट तक आ गए, तो भी वो अपनी जगह पे नहीं रुकता है। इस टाइम पे क्या होता है बच्चों, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको फील आ जाएगा। वायर फ्लोज लाइक अ लिक्विड, वायर फ्लोज लाइक अ लिक्विड। क्लियर हुआ? मैंने ऐसा क्यों बोला? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई डी पॉइंट पे अपन पहुंचे हैं, डी पॉइंट के बाद आप फोर्स हटाओ या नहीं हटाओ, वो तो बहेगा ही बहेगा। कब तक? जब तक टूट ना जाए। ये ई पॉइंट अपने आप ब्रेक हो जाएगा। क्या समझ आया? ये ग्राफ क्लियर है? पूरा क्लियर है? यहां से हमने ओ से ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ए पॉइंट तक प्रोपोर्शनल है, ए से बी तक
ए से बी तक क्या हो रहा है हमारा, ये देखो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ए से बी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन इलास्टिक बिहेवियर अभी भी है। दिख रहा है ये वाला रीजन, यहां से लेके यहां तक का रीजन, ये इलास्टिक बिहेवियर है, ठीक। और ये बी से लेकर जो डी तक का रीजन है, इस पूरे को मैं बिहेवियर को क्या बोलूंगा, प्लास्टिक रीजन, ठीक। आगे बढ़े, समझ में आया ग्राफ। चलो अब इसके बाद हम कुछ टाइप्स के मटेरियल होते हैं जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मटेरियल आता है अपना डक्टाइल मटेरियल, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेंसाइल भी बोल सकते हैं। ये मटेरियल जैसे मान लो कॉपर का वायर है, ये देखो कितना पतला वायर है, इसको कितना इनने घुमाया होगा, एक धागे जैसा बना दिया इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको किसी भी पोजीशन में आप बनाओ, किसी भी पोजीशन में आप लेके जाओगे तो क्या होगा, ये अपने पोजीशन को बदल देगा। कहेगा ठीक है तुम्हें मेरा पेड़ बनाना है बना दो, है ना, तुम्हें मेरा बैट बना, अरे तुम्हें पेन बनाना है कॉपर का बना दो, मैं बन जाऊंगा। समझ रहे हो, इसका मतलब इसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है। प्लास्टिक रीजन बड़ा का मतलब उसमें जितना भी आप फोर्स लगाओगे, जितना भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, जितना भी वो स्ट्रेच हो रहा है, पूरा परमानेंट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे यहां पे, प्लास्टिक रीजन, यहां पर आप लिख देना प्लास्टिक रीजन, क्या लिखोगे यहां पे, लार्ज। प्लास्टिक रीजन कैसा है, लार्ज, ये लिखते हैं लार्ज। एरो क्या शो कर रहा है बच्चों, ऊपर नहीं, लार्ज, बड़ा। समझ आया। देखो इसका एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं, आपके सामने ये दिखाता हूं। देखो ये कॉपर है, कॉपर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, इसका ये कॉपर का ये पूरा ट्री बना देगा आपके सामने, पूरा ट्री बना देगा इसका, है ना। देखो कितने पतले पतले से वायर्स निकले हुए हैं यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। देखो ये नीचे से इसने क्या कर रखा है, बाइंडिंग कर रखी है, मतलब जिस भी शेप में वो लाना चाहता है वो लेके आ जा रहा है, ठीक है। चलो अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो क्या आता है, ब्रिटल आ जाएगा, ठीक है। ब्रिटल आ जाएगा। अब ब्रिटल कैसा मटेरियल है, ब्रिटल कैसा मटेरियल है, ब्रिटल वो होता है जिसका प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा बल्ब, बल्ब क्या होता है, जैसे मान लो गिरा, जमीन पे गिरा तो क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं उसके। ऐसा क्यों हुआ, मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं आ पाता है, मतलब इसमें प्लास्टिक रीजन इतना है ही नहीं, इतना चेंजेस अलाउड ही नहीं करता, ये मटेरियल ही ऐसा है, क्या करें। मतलब इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, हल्का फुल्का होगा, लेकिन आपने ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स दे दिया या थोड़ा दे दिया तो उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं है। वो बोलता है मैं तो टूट जाऊंगा, मैं स्ट्रेच नहीं होऊंगा। समझ आया। तो यहां पे क्या लिखोगे, प्लास्टिक रीजन, यहां पे लिखोगे प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन क्या है, स्मॉल है। समझ आया, पूरा समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन कहां पर आएंगे, इलास्टोमर्स पे आएंगे। इलास्टोमर्स भी एक मटेरियल है। अरे ये दिख रहा है आपको, देखो कितना प्यारा डायग्राम दिख रहा है, सबको दिख रहा है, रबड़ बनी हुई है यार, रबड़ बनी हुई है। कोई भी एक रबड़ उठा लो। अरे बचपन में आपने गेम खेला होगा यार, जैसे अपन क्या करते थे, पेपर के रोल बनाते थे, फिर हाथ में ऐसे लगाते थे, ऐसे करके और ऐसे करके छोड़ देते थे, है ना। बहुत बुरी चिपकती थी यार पीठ पे, मेरे को बहुत ज्यादा लगती थी। हाँ मैंने भी मारा है बच्चों को, वो बात अलग है। चलो आगे आते हैं। तो रबड़ क्या है, रबड़ को आप इसको ऐसे याद करो, जय वीरू, इनकी दोस्ती, कैसी दोस्ती। अरे आधे बच्चों ने मूवी देखी, सबने देखी होगी, शोले नहीं देखी तो क्या देखा। चलो आओ, मतलब जब तक मरते दम तक दोस्ती निभाई, है ना, मरते दम तक दोस्ती निभाई जय ने वीरू की। तो यहां पर आप रबर को उससे कंपेयर कर सकते हो। भाई रबर बोलता है जब तक मेरे में जान है, जब तक मेरे में जान है तब तक साथ दूंगी। इसका मतलब जितना चाहो उतना स्ट्रेच लगा दो, जितना चाहो उतना फोर्स लगा दो, कितना भी खींच दो, मैं अपनी पोजीशन पे वापस आ जाऊंगी। लेकिन एक टाइम आएगा अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया या उसमें क्रैक आ गया तो या तो वो टूट ही जाएगी या वो पूरी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। समझ में आया। या तो पूरा ही कितना भी खींच लो आ जाएगी वापस, या फिर टूट जाएगी। समझ आया। तो कभी आपने रबर में देखा है ऐसा कि रबर को आपने स्ट्रेच कर दिया बड़ी हो गई? नहीं, हमेशा यूज करते रहे तो उतना ही रहता है ना, उतना ही रहता है उसमें, या फिर वो टूट ही जाती है ना। तो ये मटेरियल कौन से होते हैं? इलास्टोमर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है? नो प्लास्टिक रीजन। समझ आया? बिल्कुल क्लियरली समझ आया। नो प्लास्टिक रीजन, कोई प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, हल्का सा भी नहीं होता इसमें। ठीक, चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें।
इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये आप बोल सकते हो आप एक डायग्राम है जिसको हमें बताना है कि इसमें ये जो ए है और बी है इसमें से ब्रिटल कौन है और डक्टाइल कौन है, ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व दिया हुआ है ए और बी का, ये दोनों मटेरियल्स है ना, ए भी मटेरियल है और बी भी एक मटेरियल है, और दोनों का ग्राफ दिया हुआ है कि ए का ग्राफ ऐसा कुछ है स्ट्रेस स्ट्रेन का और बी का कुछ ऐसा है, देखो है ना। चलो तो ए से बी का अपन देखते हैं, क्या आपको दिख रहा है? हम बता देंगे, हम तो ग्राफ को बात करेंगे, ऑप्शंस अपने आप मैच कर जाएंगे। आपको ए वाला ग्राफ कैसा दिख रहा है? कुछ उसकी तरह ग्राफ दिख रहा है जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ा था। देखो पीछे आओ, जल्दी देखो जल्दी देखो, आओ देखो, ओ से ए से बी, बी से सी, दिख रहा है कुछ ऐसा गए, सी पॉइंट आया और ऐसा निकल गए, समझ आया? चलो तो ऐसा ही कुछ इसमें भी दिख रहा है सर हमें, ओ से ए तक गया और यहां से वापस आया। अब एक चीज बताओ, स्टार्टिंग में तो क्या ही होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनली होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो तो यहां से देखो, क्या ये स्लोप दिख रहा है आपको यहाँ का? थीटा, थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये थीटा इसका, और क्या इसका स्लोप दिख रहा है आपको? ये भी थीटा 2 बोल दूं, इसको थीटा 1 बोल दूं, है ना। तो समझ आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आपको इसका स्लोप दिखा रहा हूं। स्लोप किस लिए दिखा रहा हूं? स्लोप से आप कंपेयर कर सकते हो कि किस में स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है और किस में स्ट्रेन कम आ रहा है। देखो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस जगह की स्ट्रेन की बात करूं, ये हमारा जो स्ट्रेन आ रहा है इसमें, यहां पर मान लो इस पॉइंट पे मैं स्ट्रेन की बात करता हूं, तो इस वाले बी वाले को कितना, केवल इतना सा स्ट्रेस लगाना पड़ा होगा। उस टाइम पे स्ट्रेस की वैल्यू कम है, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स कम है, और इस टाइम पर इतना ही स्ट्रेन के लिए ए ने क्या किया होगा? बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाया होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाया होगा। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? तो आप स्लोप के उससे भी कर सकते हैं कि स्लोप में कैसे देखा जा सकता है। अब मुझे एक चीज बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या आपको बी वाले का कुछ दिख रहा है कि इसमें प्रोपोर्शनैलिटी से बड़ा इलास्टिक बिहेवियर इसमें शो हो रहा है, लेकिन इसमें एंड जल्दी हो गया, देखो यहाँ पर आके एंड हो गया, यहां तक कुछ प्रोपोर्शनल रहा, देन इसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, इसको थोड़ा और स्ट्रेच करने की कोशिश करी, तो इसमें प्लास्टिक रीजन है ही नहीं, इसमें मुझे प्लास्टिक रीजन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? हाँ, जब तक मेरे में दम थी तब तक मैंने इलास्टिक बिहेवियर शो किया, लेकिन उसके बाद हल्का सा रीजन आया जिसमें वो थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादा किया तो टूट गया, ज्यादा किया टूट गया, बी पे खत्म हो गया। समझ आया? तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है भाई? बी की तो हमें पता लग गई, बी हमारे एक ब्रिटल मटेरियल होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखो, ए में दिख रहा है मेरे को ब्रिटल नहीं है बी, सेकंड वाले में दिख रहा है, और एक ऑप्शन फोर्थ है जिसमें दोनों ब्रिटल है। अब हमें एक ही बात करनी है, क्या ए में आपको एक पॉइंट दिख रहा है? क्या ए में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला? क्या ये पॉइंट आपको याद है अच्छे से? ये कौन सा रीजन आता था? ये सी पॉइंट आता था हम अगर जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते थे। क्या उस टाइम वो पार्शियली स्ट्रेन उसमें आता था? हाँ बिल्कुल आता था। पार्शियल स्ट्रेन मतलब अगर 5 सेंटीमीटर से मैंने उसको खींचा है तो उसमें 2 का स्ट्रेन रह गया और 3 वापस आ गया, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन आया ना, आया, तो मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो प्लास्टिक रीजन है, ये अपने अंदर चेंजेस को ला सकता है। और उसके बाद देखिए ना, ये ग्राफ पूरा आपको दिख रहा है ऊपर तक जाता हुआ, ऐसा दिख रहा है ये ऊपर तक जाता हुआ, ये उसका प्लास्टिक रीजन ही है जो शो कर रहा है। एंड एट द एंड आखिरी में आकर के वो टूट जाएगा, है ना। तो ए वाला पार्टिकल हमारा या ए वाला मटेरियल हमारा डक्टाइल है, ठीक। तो यहां से आपके पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन, ए इज डक्टाइल एंड बी इज ब्रिटल। क्लियर हुआ पूरा? आगे बढ़े, चलो अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। किसी वायर को स्ट्रेच करने में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? चलो आप जल्दी से आते हैं। देखो ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, यहाँ पर सिलेंडर बना हुआ है ना, इसको ये एक मान लो हमारे पास वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक। सिलेंड्रिकल वायर है और एक जो ऊपर से हिंज है, हमने इसको हिंज कर रखा है ऐसे, सिलेंड्रिकल वायर, और इसको मैंने ऐसे हिंज कर रखा है, ठीक है, ये रहा, इसको मैंने हिंज कर रखा है और इस पे मैंने एक एफ फोर्स नीचे की तरफ लगाया है, ठीक। और इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इससे बोल रहा हूं कि मैंने एक फोर्स एफ लगाया और तेरी लेंथ एल है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी मतलब यहां पर था और कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो गया, इतनी लेंथ तो एल ही होगी जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, इतना वो स्ट्रेच हो गया, मान लीजिए डेल्टा एल वो स्ट्रेच हो गया, और फोर्स क्या लगाई थी हमने? एक एफ फोर्स लगाई थी, और ये भी बच्चों हिंज है, ठीक है।
ठीक है, तो मैंने ऐसे एक F फोर्स लगाई और नीचे की तरफ खींचा, है ना, और कितना कर दिया उसको, डेल्टा एल उसको स्ट्रेच कर दिया। तो ये प्रोसेस करने में इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी बताओ? वही तो होगी जो मैंने वर्क किया। कैसे? इसको नीचे खींचा, इसको नीचे खींचा। अब मैं नीचे कैसे खींचूंगा पता है? बड़े आराम आराम से खींचूंगा, ऐसे। क्यों? अगर मैं इसको स्पीड में खींच दूंगा तो भाई थोड़ी काइनेटिक एनर्जी भी मुझे मिल जाएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं नेग्लेक्ट करना चाहता हूं तो इसको बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे वाली प्रोसेस में लेके जाऊंगा कि इसमें वेलोसिटी का चेंज ना आए, तो पूरी एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी में शेव हो जाएगी। और वो कैसे आएगी? जो भी आपने इसमें वर्क किया है उससे आएगी। तो अब मुझे बताइए तो कैसे आएगी? वर्क डन क्या होता है? हाँ सर हमें तो पता है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डेल्टा एल है ना। ये आ गया सर, लो, और यही तो हमारी एनर्जी में आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल ही मत करना, ये बिल्कुल गलत है। अब मुझे एक चीज बता दो जल्दी से, मैंने ऐसा गलत क्यों बोला सर? क्यों बोला आप बताइए, ऐसा गलत कैसे हो गया? अरे एक चीज बताओ, ये हम कब लगाते थे? जब फोर्स हमारी कांस्टेंट होती थी, सही है। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो जितना भी डिस्प्लेस करोगे उसका इनटू कर दो, आ जाएगा वर्क डन। लेकिन क्या यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट है? क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। और कैसे वेरिएबल है? आओ उसको फील करते हैं। मान लो एक स्प्रिंग है, उसको आप खींच रहे हो, ठीक है, आपने उसको थोड़ा खींचा तो थोड़ी फोर्स लगाई, अब वो इतनी स्ट्रेच हो चुकी है, आपको और खींचना है, आप उसमें और फोर्स लगाओगे, समझ आ रहा है? और फोर्स लगाओगे, अरे ठीक है, और लगाया तो और ज्यादा दम लगानी पड़ रही है, अब आपसे और नहीं खींच रही स्प्रिंग, तो क्या करोगे? आप दूसरा हाथ भी लगा दोगे। अब आप दूसरे हाथ से भी खींच रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? फोर्स वेरिएबल है। क्या इक्वल फोर्स लग रही है हर जगह? नहीं लग रही। और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि थोड़े से को निकाला जाता था, है ना। छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट लेते थे कि हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको कितनी फोर्स लग रही होगी, है ना, और उसको हम निकाला जाता था। तो कैसे आता था वो देख लेते हैं। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन जब हम निकालते थे वो आता था फोर्स और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते थे dx, और इसको इंटीग्रेट कर देते थे। आया समझ में? ठीक। अब हम बात करते हैं फोर्स की, कि यहां पर हमें वेरिएबल फोर्स है, तो फोर्स हम कैसे निकालें? अगर फोर्स आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। ये छोटा सा ही तो वर्क डन होगा, छोटे से के लिए निकाल रहे हैं तो ठीक है। और इसको जब पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारी एनर्जी में स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे हमको फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालना है हमको? फोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स कैसे निकालेंगे? यहां पर मैं उसको एक काम करूंगा, उसको स्ट्रेच करता हूं, ठीक है। हम अपनी अलग से एक प्रोसेस चलाते हैं, मैं इसको स्ट्रेच करता हूं ऐसे। मान लीजिए यही मेरे पास सिलेंडर था, ठीक है। मैंने बोला कि इनिशियल लेंथ तो तेरी कुछ थी, ठीक है, मैंने मान ली तेरी इनिशियल लेंथ इतनी थी, कितनी? L। मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है x, मान लो कुछ x मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया यहां तक, ये लेंथ कितनी है? x। इतना स्ट्रेच करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना? dx डिस्प्लेस किया। इसके लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ा? कितना? dx खिसकाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा? और ये फोर्स कितनी थी मेरी? ये फोर्स कितनी थी? F। अब मेरी बात ध्यान से देखना, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, जल्दी देखना। स्मॉल वर्क डन dw फॉर डिस्प्लेसिंग और स्ट्रेचिंग। हम यहां पे स्ट्रेचिंग ही तो कर रहे हैं। फॉर स्ट्रेचिंग कितना? dx। फॉर स्ट्रेचिंग dx। स्मॉल वर्क डन dw फॉर डिस्प्लेसिंग और स्ट्रेचिंग dx क्या? डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना। कब? when wire is stretched up to, कहां तक बच्चों? जल्दी बता दो। x। when wire is stretched up to x। चलो, स्ट्रेच्ड अप टू x, ये है मेन चीज। छोटा सा वर्क डन dw कब? जब उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx खिसकाया
और ये dx कब किसका आया, जब हम वायर को ऑलरेडी उसको हमने x डिस्प्लेसमेंट करा चुके थे, उसको x हम डिस्प्लेस करा चुके थे। क्लियर है। अब हम बात करेंगे फोर्स निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए फोर्स कैसे निकालोगे यहाँ पे। तो हमें पता है गामा, इस वायर का गामा भी दिया हुआ है, गामा, इसकी लेंथ l दी है और एरिया a है। ठीक है, चलो अब लॉन्गिट्यूडनल ही आएगा क्योंकि स्ट्रेच कर रहे हैं, लेंथ में चेंज आ रहा है ना, तो इसलिए गामा की बात करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, जल्दी से बता दो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक, एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि F की इक्वल होगा। ठीक है, F रख दिया सर, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्या यहाँ आपको दिख रहा है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, क्यों, गामा है। अब लेंथ में चेंज क्या है, लेंथ में चेंज क्या है, ये है, ये x आया समझ में, क्योंकि इतना ही तो स्ट्रेच कर चुके हैं अभी तक। तो चेंज इन लेंथ x और ओरिजिनल लेंथ l। लो भाई आपका आंसर, और खत्म हो जाता है यहां पर क्वेश्चन आपका। अब क्या है, कुछ बचा ही नहीं है, FL अपॉन AX। तो क्या यहां से आपकी फोर्स निकल के आ गई, YAX अपॉन L। बोलो समझ आया यहां से आपका, यहां से आपने फोर्स निकाल लिया। ठीक, अब आपकी फोर्स निकल के आ गई तो क्या करोगे, जल्दी से इसमें पुट कर दो। किसमें पुट करोगे, अरे इसमें ही तो पुट करोगे, समझ आया, पुट कर दो इसको। यहां देखो, अब ये देखो, तो DW इज इक्वल्स टू फोर्स की जगह क्या रखोगे, YAL अपॉन एक्स रख दो, YA अपॉन L इंटू एक्स DX। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे आप मुझे ये बताइए जल्दी से, इंटीग्रेशन। अरे इनिशियल लेंथ कितनी थी, क्या x इनिशियल कितना था, 0 ही तो था, और इसको डिस्प्लेस कहां तक करना है, डेल्टा L तक, तो लिख दो 0 से डेल्टा L। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, DW, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आएगा, YA अपॉन L, x dx का क्या होता है, x²/2, और लिमिट 0 से डेल्टा L। तो ये कितना निकल के आएगा अपना, YA अपॉन L डेल्टा L का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है, समझ आया। अब क्या रीअरेंज करना है, आंसर आके ये अपनी एनर्जी होगी, तो U, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, YA अपॉन L, और ये अपना डेल्टा L का स्क्वायर है और अपॉन 2 में है। क्या मैं यहाँ पे L का इंटू और L का डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये दोनों L स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, U इक्वल्स टू गामा A इंटू L होल अपॉन डेल्टा L अपॉन L का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 है, स्क्वायर है ये, डेल्टा L का स्क्वायर और L और L का इंटू L स्क्वायर। तो ये क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L स्ट्रेन होता है। चलो तो सर सही है, स्ट्रेन का स्क्वायर लिख दिया, और ये A और L का इंटू ये लिखा है गामा यार, अपॉन में क्या है 2। ठीक, A इंटू L क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अरे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट ही तो होता है, और हाइट कितनी है, L है। समझ आया, तो वॉल्यूम आ गया। तो यहां से आपकी U की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब एनर्जी, U मतलब एनर्जी। इसको क्या लिख दूंगा, V लिख दूंगा। चलो, एंड एक चीज और बताओ, क्या Y इंटू स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस लिख सकता हूं। अरे यही तो लिखा है, देखो Y इंटू स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस, तो लिख दो यहां पर। तो Y इंटू एक स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस लिख देता हूं। तो सबसे पहले 1/2 Y इंटू स्ट्रेन को स्ट्रेस लिख दिया, और स्ट्रेन को एक स्ट्रेन बचा तो उसको लिख दिया, और A इंटू L क्या था, मेरा वॉल्यूम था। बोलो समझ आया, एनर्जी कैसे निकाली हमने। अरे इसमें क्या समझना, बस कैलकुलेशन ही तो किया है, डिराइव ही तो किया है। अगर आएगा क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलो, ये वेरिएबल फोर्स होती है, इसलिए हमको ये सारी पूरी एक कहानी करनी पड़ी। अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो F इंटू DX आंसर आ जाता आपका करेक्ट। ठीक है, समझ आया। चलो, ये हमने कर लिया। अब इसका एक तरीका और था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आपको स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट याद हो, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट याद हो, धड़ल्ले से आंसर आता है, धड़ल्ले से। बताओ कैसे। देखो, मान लीजिए एक लेंथ है, एक मेरे पास सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इसकी इनिशियल लेंथ L है। ठीक, इनिशियल लेंथ मैंने L मान ली है, इनिशियल लेंथ L है, और इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, यहां पर फोर्स लगाया ऐसे F। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, मान लो डेल्टा L चेंज आ रहा है। ठीक, अगर मैं यही स्प्रिंग की बात करूं,
ये मेरी स्प्रिंग है, ये रही। अगर मैं स्प्रिंग को नीचे खींचूं, कितना खींचूं नीचे, क्या खींचते थे x, नीचे x डिस्प्लेसमेंट करूं तो क्या स्प्रिंग में एक फोर्स आती थी, फोर्स क्या आती थी, फोर्स क्या आती थी kx, और कैसा आता था, माइनस का आता था, माइनस का। अब बताओ माइनस क्यों लगा, अरे डिस्प्लेसमेंट नीचे है और स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस आएगा ना। लेकिन हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, केवल फोर्स की मैग्नीट्यूड की, तो यहां से मैं माइनस हटा दूंगा। चलो, और इस केस में क्या आता था बच्चों, जल्दी बताओ, इस केस में क्या होता था, सर एक फोर्स F है तो हम क्या करते थे, गामा लिखते थे इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और चेंज इन लेंथ हमने डेल्टा एल लिया है, इनिशियल लेंथ एल है, तो यहां से हमारी ये गामा की वैल्यू आ जाती थी एफ आर एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहां से आपके पास एफ आर कितना आ जाएगा, गामा ए डेल्टा एल होल अपॉन एल। ठीक है सर, ये हमारी फोर्स आती थी निकल के इस केस में। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सॉलिड नहीं है स्प्रिंग, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसमें भी स्ट्रेच कर रहे हैं तो फोर्स नीचे लगा रहे हैं, इसमें भी हम नीचे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और रिएक्शन फोर्स ऊपर आ रही है, स्प्रिंग ऊपर खींचना चाहती है, ये भी तो ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, रीस्टोरिंग, इधर ही तो लगेगी रीस्टोरिंग। आया समझ में? तो क्या मैं इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को या इन दोनों की फोर्स को कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं यार, दोनों ही तो सॉलिड्स हैं। चलो तो कंपेयर कर दो, क्या बोलेंगे, इसकी फोर्स kx, अब x की जगह मैं क्या बोल देता हूं, इसमें जो चेंजेस किया मतलब डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो मैं इसको क्या बोल देता हूं, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं हमने डेल्टा एल ही किया है कुछ ना कुछ। ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ एल मान लो और मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डेल्टा एल किया है। ठीक, तो यहां से फोर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, k डेल्टा एल। बोलो क्लियर है? चलो पूरा क्लियर है। तो यहां से इसकी फोर्स k डेल्टा एल इज इक्वल्स टू इसकी रिस्टोरिंग फोर्स YA अपॉन एल, अरे ये देखो YA अपॉन एल डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, इसको कंपेयर कर दो, काट दो इसको, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू YA अपॉन एल। समझ आया? क्या यहां से मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई? बिल्कुल मिल गई। अब मैंने भी इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल ही मान लिया कि इसका भी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल है और इसका भी डेल्टा एल है, तो फिर मैंने कंपेयर कर दिया। ठीक, अब जल्दी से बताओ स्प्रिंग की एनर्जी क्या होती थी, सबको याद होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पर मैं के की जगह क्या रख सकता हूं, के की वैल्यू YA अपॉन एल, और एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है, चेंज कितना है, डेल्टा एल का, ये रहा डेल्टा एल, तो यहां से क्या रखोगे, डेल्टा एल का होल स्क्वायर। क्या जो आपको पूरी पुरानी कहानी दिख रही है? नहीं दिख रही, देखो अब दिखेगा, एल का इंटू एल का डिवाइड, ये एल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, और ए इंटू एल वॉल्यूम हो जाएगा, और गामा हमारा है ऑलरेडी, और ये हमारी एनर्जी है। तो एनर्जी कितनी निकल के आ गई, हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन को मैं स्ट्रेस लिख दूंगा एक, और यहां पे स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्या समझ आया? बिल्कुल समझ आया, अच्छे से समझ आया सर। चलो, तो स्प्रिंग से कितना इजी हो जाएगा। अब पता है मैं इतना दिमाग नहीं लगाता, मैं इसको 2 मिनट में कैसे करता, मैं क्या बोलता, kx होता है, k को कंपेयर करना है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स निकालता, जो भी ये आता इसको मैं k के बराबर रखता, तुरंत हाफ kx स्क्वायर और इसके अंदर डाल देता। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो ऐसे कर सकते हो आप, अदरवाइज आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा यहां तक की बात। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन को ले लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे करना है हमें। इसका एक क्वेश्चन है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे ही है, आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलो, अ रबर कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड अप टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रबर कॉर्ड है ना, रबर मान लो, कोई भी मान लो, ऐसी रबर जो होती है ना, जैसे मैंने फोटो में दिखाया था इलास्टोमर्स के लिए, वैसी उसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है और इसको स्ट्रेच कर दिया हमने कितना, 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉर्ड इज 1 mm स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर अगर एरिया है कॉर्ड का, तो हमसे पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ मिसाइल, स्माइल बोल रहा था मैं, वेलोसिटी ऑफ अ मिसाइल, उसका मास कितना दिया है, 5 ग्राम। ठीक है, विच इज हिट अपॉन विद दिस रबर कॉर्ड, विच इज हिट अपॉन दिस रबर कॉर्ड, और इसका हमें गामा दिया है। देखो इस क्वेश्चन को समझाते हैं क्या है, अरे कुछ नहीं है, बचपन में आप वो रबड़ से खेलते थे कि नहीं खेलते थे, वही पेपर बना के, ऐसे ही मान लो आपसे क्या बोला गया है, एक रबड़ है, उसमें हमने ऐसा लगाया कुछ कागज जैसा और उसको हमने स्ट्रेच किया,
कितना किया, इनिशियल उसकी लेंथ कितनी थी 10 और उसको स्ट्रेच किया तो कितना 12 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से स्ट्रेच करने की वजह से आपको दिख रहा है स्ट्रेचिंग जो वायर की पड़ी थी वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे तो वो उड़ के चला जाएगा। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कुल मिला के इसमें इनिशियल जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की वजह से या उसके कॉर्ड को स्ट्रेच करने की वजह से, रबर कॉर्ड को स्ट्रेच करने की वजह से आएगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, देखो डायरेक्टली रबर की जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर आ जाएगी, मिसाइल की काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे जो जो गिवन है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, यूनिट्स का ध्यान देना। देखो ये सेंटीमीटर में लेंथ है और ये कितना दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, हमें लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर है। एक चीज और देखो, ये गामा हमें मीटर में दिया है, इसको भी मीटर में करेंगे अब पूरी चीज को, इसको भी सेंटीमीटर में नहीं छोड़ेंगे अब अपन, इसको भी मीटर में करेंगे, समझ आया। तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। बोलो सही है, चलो सही है। डेल्टा एल कितना हो जाएगा, अरे कितना स्ट्रेच कर दिया 12 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 10 2 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, इसको भी क्या लिख देंगे 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। ठीक है सर। एरिया कितना आएगा, एरिया कितना दिया है 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर। इसको अपन सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मीटर तक ले जाएंगे तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। और हमें मास दिया हुआ है ग्राम में तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर लो, 5 ग्राम इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -3 केजी। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अभी बढ़ाता कैसे आएगी, स्ट्रेच करने पे वायर को क्या आती थी हमारी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, भाई इसमें हो जाएगी, समझ आया, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। तो अब यहां से आप वैल्यूज रख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको स्ट्रेन दिया हुआ है, देखो डेल्टा एल और एल आ जाएगा। और मैं स्ट्रेस को क्या लिख दूंगा, स्ट्रेस को क्या लिख दूंगा, गामा इंटू स्ट्रेन लिख दूं। इस स्ट्रेस को मैंने गामा इंटू स्ट्रेन और एक स्ट्रेन और है तो इसका स्क्वायर कर दिया इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या यहां तक का क्लियर है पूरा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। चलो तो यहां से आप गामा की वैल्यू रख सकते हो डायरेक्टली, देखो जल्दी जल्दी कर देंगे इसको। गामा की वैल्यू रखो 5 इंटू 10 की पावर 8। स्ट्रेन क्या है हमारा, डेल्टा एल अपॉन एल। देखो डेल्टा एल क्या लिखोगे, जल्दी लिखो 2 इंटू 10 की पावर -2 होल अपॉन इनिशियल लेंथ 10 इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर कर दो। और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। देखो एरिया कितना दिया है 10 की पावर -6 इंटू लेंथ कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -2। समझ आया। और इसको क्या कर दूंगा, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आया, आया। देखो यहां से ये -2 से -2 गया, देखो ये उड़ गया पूरा, ठीक, ये उड़ा दिया। अब क्या करोगे, ये देखो -6 -2 -8, ये +8 उड़ा दिया मैंने, ठीक। तो यहां से अब इक्वेशन में क्या लिखोगे, एक चीज और उड़ा दो जल्दी से, हाफ उड़ा दो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। तो ये 5 बचा है ना, 2 का स्क्वायर 4, ओके सर, 10 का स्क्वायर 100, ओके सर, और इंटू 10 और बचा है मेरा, देखो ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। मास कितना है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -3 वी स्क्वायर। क्या ये 5 से 5 काट दूं, बिल्कुल काट दो सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 40 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए मैंने, ठीक है। और एक ये 10 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा आंसर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ, आंसर आया आपका। चलो बढ़िया है, कितना सिंपल सा था। इसकी एनर्जी उसके बराबर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा हमारा, आया। चलो ठीक है। तो यहाँ से हमने एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में भी एक मिल जाएगा आपको,
ऐसी टाइप का एक न्यूमेरिकल स्ट्रेच, मतलब वायर को स्ट्रेच करने पे या उसकी कुछ एनर्जी होगी किसी और में कन्वर्ट हो सकती है ना। चलो अब हम बात करेंगे अपने पॉइजन्स रेशो की। किसकी? पॉइजन्स रेशो की। ये भैया एक, और ये क्या स्ट्रेन ही है, एक तरीके का स्ट्रेन ही है, ठीक। इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आती है। हमारा पॉइजन्स रेशो क्या बोलता है, आप एक चीज बताओ, अगर एक वायर है उसको मैं अगर स्ट्रेच करूं नीचे की तरफ तो क्या होता है? हाँ बोलते हो लेंथ में चेंजेस आ गए, लेकिन क्यों उसके एरिया में चेंजेस नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी ना लेंथ के अलोंग ही, इसके अलोंग भी तो हो सकता है। मान लो इनिशियल उसका रेडियस आर था, है ना, ये रहा आर, और अब थोड़ा कम हो जाएगा, श्रिंक हो गया। समझ आया? देखो इस डायग्राम को देखो, मान लो ये मेरे पास ये बड़ा वाला सिलेंडर दिख रहा है आपको यहां तक का, इसकी लेंथ एल रख लो, जल्दी देखो, ये रहा, देखो ये लेंथ एल वाला, इतनी लेंथ वाला सिलेंडर देखो पहले, ये वाला, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। मान लो इस येलो वाले का रेडियस है आर, या R1 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, आर है, ठीक। अब इसको मैंने नीचे एक फोर्स लगाया इस सिलेंडर को ऐसे एफ, तो क्या होगा? इसकी लेंथ मतलब स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, मान लिया कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो गया। कितना स्ट्रेच हो गया? ये हो गया हमारा स्ट्रेच, डेल्टा एल स्ट्रेच हो गया। लेकिन क्या यहां पर एरिया में भी चेंजेस आ रहे हैं? सर बिल्कुल आ रहे हैं। कैसे? पहले ये इतने का था, अब ये कम हो गया, अब देखो इतने का सिलेंडर रह गया, तो क्या इसके एरिया में चेंजेस आए? अब इसकी रेडियस कुछ ना कुछ R2 हो गई होगी। मतलब लेंथ अगर बढ़ रही है सर तो रेडियस कम हो रहा है, मतलब एरिया कम हो रहा है तो रेडियस कम हो रहा है। और अगर इसी को, ये वाले सिलेंडर को, अगर इसी सिलेंडर को अगर मैं ऐसे दबा देता तो आपको फील आ रहा है लेंथ कम होती और एरिया बढ़ जाता, है ना। चलो, तो हमारा पॉइजन्स रेशियो जो है, जो हमसे बोलता है, वो बोलता है सिग्मा इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब आप लोग बोलोगे ये सर लेटरल स्ट्रेन क्या है, अभी तो हमने देखा ही नहीं है। यही बता रहा था मैं इतनी देर से, लेटरल स्ट्रेन ही को बता रहा था मैं। क्या बता रहा था? ये जो एरिया में चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। आया समझ? चलो, तो यहां से आप क्या बोल दोगे? सिग्मा इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? इसके रेडियस में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेल्टा आर। इनिशियल R1 था, फिर R2 हो गया, लेंथ बढ़ाई, एरिया कम, लेंथ बढ़ाई, एरिया कम, ठीक है। तो यहां से लेटरल स्ट्रेन क्या आ जाएगा हमारा? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन ही तो है तो उसका भी डायमेंशन चेंज, तो डायमेंशन में चेंज क्या हो रहा है? रेडियस में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन आर अपॉन इनिशियल, इसका इनिशियल R1 ही है तो R मान लेते हैं अपन, इनिशियल रेडियस R, ठीक है। ये लो, चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस होल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो यहां पर एक चीज और ऐड करूंगा, यहां पे जल्दी देखो, यहां पर मैं एक माइनस साइन लगाऊंगा, यहां पर मैं एक माइनस साइन लगाऊंगा। माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं मैं यहां पर? देखो एक चीज बताओ मुझे, डेल्टा एल अपॉन एल अगर मैं इसको नीचे करूं तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। अरे लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या पॉजिटिव चेंज आ रहा है? बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों लगाया है? अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो लेंथ बढ़ रही तो ये पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या एरिया में चेंजेस पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो कम हो रहा है ना, तो चेंज इन रेडियस नेगेटिव आएगा, बिल्कुल आएगा, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। और इसी वजह से मैंने यहां नेगेटिव का इंटू कर रखा है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि स्ट्रेन जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव है। प्रैक्टिकल वैल्यू इसकी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब डायरेक्टली थ्योरेटिकल हम कर रहे हैं वो नेगेटिव भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो जहां तक इसको देखते हैं पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाते ही चलते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ? नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव का इनटू। अच्छा उल्टा केस देख लो, अगर मैं लेंथ कम कर दूं तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं लेंथ को कम कर दूं तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ नेगेटिव आएगा। अरे भाई इनिशियल 10 है, फिर उसके बाद 8 हो गई तो क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा, चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये नेगेटिव आएगा, लेकिन एरिया तो बढ़ जाएगा, उस टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? चेंज इन रेडियस ज्यादा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा।
अभी भी तो नेगेटिव आएगा, इसका रेशो चाहे इसका रेशो, नेगेटिव अपन पॉजिटिव, पॉजिटिव अपन नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो इसलिए अपन ने नेगेटिव का इनटू कर रखा है। बोलो पॉइजन रेशो क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छे से समझ आया आप लोगों को। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज हमारी क्लास को एंड करेंगे। हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और वो भी पॉइजन रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से करेंगे, और मैंने आपको जैसा बताया है ना कि हर चीज कुछ ना कुछ रिलेट करती रहती है। ये क्वेश्चन हमारा एरर एनालिसिस से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको आता होगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, वरना आप नॉर्मल वे में भी इसको कर सकते हैं। चलो, इसमें बोला एक वायर का पॉइजन रेशो में 0.3 दे रखा है, देखो पॉजिटिव वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है। चलो, if the change in the length of the wire on stretching it is 1%, मतलब अगर एक वायर को जो चेंज आ रहा है लेंथ में वायर का, जब उसे स्ट्रेच कर रहे हैं, वो एक 1% का चेंज आ रहा है, ठीक है। देन परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वायर, वायर के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है वो। तो लेंथ का कितना दिया हुआ है 1%, वॉल्यूम का पूछ रहा है। चलो यहाँ पे एक चीज बताओ जल्दी से मुझे, वॉल्यूम क्या होगा, एक वायर का वॉल्यूम क्या होगा? अरे सिलेंड्रिकल वायर है, ऐसा देखो, ऐसा, तो इसका ये एरिया होगा ए, और इसकी जो कुछ हाइट होगी वो क्या होगी एल, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल, बिल्कुल सही आया। चलो ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगी बच्चों, हम इसको ना एरर एनालिसिस से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता था, अगर एक इस चीज की हमें एरर परसेंटेज दी है और इसकी एरर परसेंटेज दी है, तो हम यहाँ पर हमें इसकी परसेंटेज निकल जाती थी, समझ आया? तो वो कैसे होता था, देखो, चेंज इन परसेंटेज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये वॉल्यूम का परसेंटेज हो गया, इक्वल्स टू क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, ये हट जाता था, इसमें 2 आर है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, समझ आया, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब एक चीज देखना, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग इट, उसको अपने स्ट्रेच किया है, तो इसको मैं पॉजिटिव इंक्रीमेंट मान के चलूं, इंक्रीज हो गया है 1% का, तो मैं 1 को पॉजिटिव मान के बात करूंगा, ठीक है। तो हमें डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 तो दिया हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 तो दिया हुआ है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हमें कितना दिया हुआ है 1%। बोलो बच्चों, दिख रहा है आपको 1% दिया हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या नहीं दिया है, डेल्टा आर अपॉन आर, और ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले पता लग गया था कैसे हो रहा है। स्ट्रेच करेंगे एरिया में कमी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। चलो, इसको हमें फाइंड करना है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हमें पॉइजन रेशियो दे रखा है, वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। क्या मैं इसमें 100 का इंटू और 100 का डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है 0.3 माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और मैं क्या डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 को ऊपर ले जाऊं, देखो इस चीज को फिर से लिख दें आपको, इसको ये देखो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊं और इसकी वैल्यू कितनी है 1%, इसका 1 से इंटू कर दो, समझ आया? ये भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा, है ना, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.3, और कैसा, नेगेटिव का, नेगेटिव था देखो, ठीक है। तो इसकी परसेंटेज आ गई। अब सुनो, ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है हमारा, डिक्रीज दिखा रहा है कि इंक्रीज दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है। पॉजिटिव वैल्यू को हमने इंक्रीज बताया तो नेगेटिव साइन डिक्रीज, तो इसकी परसेंटेज 0.3 से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 चाहिए, इसमें वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर कितना आया था माइनस 0.3, प्लस डेल्टा एल अपॉन एल कितना दिया हमें 1 दिया हुआ है, ये इंक्रीज है ये डिक्रीज है, माइनस 0.6 प्लस 1 आ गया। तो यहां से डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.4। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है नेगेटिव का आ रहा है? भाई सर पॉजिटिव का आ रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, कोई बताएगा? भाई इंक्रीज हो गया, इंक्रीज 0.4%, बोलो समझ आया, 0.4%। चलो
और इतना क्या हुआ, ये इंक्रीज लिखो यहाँ पे। बोलो क्लियर है? इंक्रीज क्यों लिखा? देखो ये नेगेटिव का इतना डिक्रीज हो रहा है और ये पॉजिटिव का इंक्रीज हो रहा है, तो आगे आपका 0.4 सही है, समझ आया? चलो, तो यहां से आपका पॉइजन रेशियो का भी एक क्वेश्चन हो गया है ना। इसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएगा। इवन एनसीईआरटी में एक बल्क मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन भी दिया है, जिसमें वो वॉल्यूम के अराउंड उसमें प्रेशर लगता है तो उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन है वो यंग मॉड्यूलस से बनते हैं, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को नहीं लिया। और एक पॉइजन रेशियो पे जैसा क्वेश्चन आता है तो देखो पुरानी चीजें रिलेट करके आ गया है। अगर आपको एरर एनालिसिस आता होता तो आप इसको इजीली कर लेते, नहीं भी आता तो आप नॉर्मली इसको अलग अलग तरीके से करना पड़ता। समझ आया आपको? क्लियर हुआ आज का लेक्चर, है ना? तो आज हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स खत्म हो गया है। जितने चैप्टर इसमें हमने जो भी पढ़ा, स्टार्टिंग का फेज पढ़ा था पूरा का पूरा, प्लस उसके बाद जो टॉपिक्स हमारे बचे थे, आज हमने क्या देखा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, देन उसके बाद हमने एनर्जी स्टोर देखा, उसमें एक न्यूमेरिकल भी किया, है ना। 3 टाइम के मटेरियल भी होते थे, डक्टाइल होता था, ब्रिटल होता था, इलास्टोमर्स होते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। देन आखिरी में आके हमने क्या देखा, पॉइजन रेशियो, ठीक। तो ये चैप्टर आज का डन होता है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, एक नया चैप्टर लेके एक नई शुरुआत करते हैं। जब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टाटा।